हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब सबसे पहले उन सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, जिन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब दिए, और जिन्होंने नहीं दिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जवाब दिया करिए। देखिए, सही देते हैं जवाब कि गलत देते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कोशिश कर रहे हैं ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका रिप्लाई किया करिए। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, विसर्ग संधि के हमने कुछ नियम देख लिए थे, 5 नियम देख लिए थे, 2 नियम बाकी हैं, तो आज हम वही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो छठा नियम है वो क्या है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग का लोप। इसके पहले 5 नियम हमने कौन देखे थे, याद है आप लोगों को? चलिए पहले छठा नियम देख लेते हैं। ठीक है, छठा नियम क्या है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो किस शर्त पे विसर्ग का लोप होगा ये देख लेते हैं। तो इसका जो पहला नियम है तो ये है कि विसर्ग के पहले यदि आ की ध्वनि हो, मतलब विसर्ग के पूर्व में यदि आ की ध्वनि हो, बाद में ई या ए आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे इतने सारे नियम कैसे याद करेंगे, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसके शब्द ही बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ये मुश्किल से 2 ही शब्द मिले हैं, तो आप चाहो तो शब्द ही याद कर सकते हो। ठीक है, तो विसर्ग के पहले ये 2 शब्द, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहले विसर्ग के पहले यदि आ की ध्वनि हो और बाद में ई या ए कुछ भी हो तो विसर्ग का क्या लोप हो जाता है और शब्द वैसा को वैसा लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, यशय धनिच्छा। तो यहाँ पे देखिए आ की ध्वनि आ गई, यशय में क्या है आ की ध्वनि आ गई शा में, और यहाँ क्या आ गया ई आ गया, तो हमने विसर्ग को क्या कर दिया, हटा दिया और शब्द को वैसा लिख दिया। तो शब्द क्या बन गया, यश शिक्षा। अतः धन एव, यहाँ भी आ की ध्वनि आ गई और ए आ गया, शब्द क्या बन गया, अतीव। ठीक है, तो 2 ही शब्द हैं। दूसरा किस शर्त पे होता है, दूसरा क्या नियम होता है, यहाँ पे हमने देखा था विसर्ग के पहले आ की ध्वनि हो, और यहाँ क्या है विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, किसी भी स्वर की मात्रा हो, और बाद में रा है, सिर्फ एक वर्ण है रा। अगर रा है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग को हम गायब कर देंगे, और क्या होता है लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है। अगर विसर्ग के पहले कोई लघु वर्ण है, मतलब कि छोटी मात्रा है, तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ पे आ के अतिरिक्त क्या ध्वनि आ गई, ई की मात्रा आ गई, नाम में ई की मात्रा लगी हुई है, बाद में क्या आ गया, रा आ गया। तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को भी गायब कर देंगे और ये जो ई की मात्रा है इसको दीर्घ कर देंगे। तो शब्द देखिए क्या बन गया, नीरस, निधन रस नीरस, ये मात्रा बड़ी हो गई। यहाँ भी निधन रोग, शब्द क्या, ये छोटी की मात्रा थी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया है और विसर्ग को गायब कर दिया है। ठीक है, यहाँ भी निधन रज क्या हो गया, नीरज। तो ठीक है, ये 2 नियम है इसके, विसर्ग का लोप कब होता है। अब लास्ट जो 7वां हमारा नियम था वो क्या था, विसर्ग यथावत रहेगा। यथावत रहेगा मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके क्या नियम होते हैं, यदि आप विसर्ग के पहले आ की ध्वनि हो, विसर्ग के पहले ये आ की मात्रा हो और बाद में का खा या पा फा कुछ भी आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें जो ज़्यादा शब्द मिलते हैं वो का और पा के ही मिलते हैं, इसीलिए उसी के शब्द हमने लिखे हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। देखिए विसर्ग के पहले आ की मात्रा आ गई और बाद में आ गया का आ गया। प्रातः धन काल क्या हो गया, प्रातः काल। ठीक है, अंतःधन करण वैसा को वैसा लिख गया, अंतःकरण। अधःधन पतन, देखिए यहाँ कोई कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए अधोपतन दिया रहता है, लेकिन अधोपतन शब्द नहीं होता, अधःपतन ही होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग आ के बाद आ की ध्वनि आ गई यहाँ, और यहाँ क्या आ गया, पा आ गया, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, वैसा को वैसा शब्द लिखाएगा। यहाँ भी अंतःधनपुर क्या हो जाएगा, अंतःपुर वैसा ही लिखाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एक नियम देखा था, इसके कुछ शब्द ही अपवाद वाले, नमः धनकार नमस्कार, यहाँ विसर्ग क्या हो रहा है, सा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, हमने सा का नियम देखा था, इस सा का दंत सा का हमने नियम देखा था। पहला नियम क्या देखा था कि यदि आप की मात्रा हो विसर्ग के पहले, कोई भी आ हो, छोटा या बड़ा, हमने छोटा ही लिखा, बाद में क्या हो, का हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, सा में। यही नियम देखा था हमने। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी देखिए आ की ध्वनि है और बाद में का है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसा को वैसा लिखा जा रहा है, वैसे ही लिख रहे हैं हम। तो ठीक है, तो जो इस नियम के, जो सा का पहला नियम है, इसके जो भी शब्द होंगे, जैसे नमः धनकार नमस्कार, पूरा धनकार पुरस्कार, वाह धनकर भास्कर, तो ये शब्द सारे के सारे शब्द क्या होंगे, इस नियम के अपवाद होंगे।
ठीक है। तो आपको याद रखना, क्योंकि ये वाले शब्द बहुत कम होते हैं तो इनको आप देख लेंगे कि अब कौन से शब्द होते हैं और कहाँ पे इनका परिवर्तन, कहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन सा में हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं। विसर्ग, अब सारी संधि समाप्त हो चुकी, विसर्ग संधि के भी हमने सारे नियम देख लिए, विसर्ग संधि के दोनों नियम हमने देख लिए। अब तीनों ही संधि समाप्त हो चुकी हैं, तो हम कुछ शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि संधि कैसे पहचानेंगे हम, किस शब्द में कौन सी संधि है। तो ठीक है, ये जो पहला शब्द है वो है पतत धनंजलि, विच्छेद है, ये शब्द नहीं है। इससे क्या शब्द बनेगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो ये तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, पतंजलि। अब हमने जो विसर्ग, इसके व्यंजन संधि का शब्द है ये। हमने जो व्यंजन संधि के नियम देखे थे उसमें क्या देखा था, ता के बाद कोई स्वर आए तो ता किसमें परिवर्तित हो जाता है, दा में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नियम काम नहीं कर रहा है, इसका पतंजलि शब्द का यही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अब गवधन अक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो शब्द क्या बनेगा, गवाक्ष। किस संधि का शब्द है, दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। ठीक है, लेकिन कभी कभी गोधन अक्ष भी दिया रहता है, ये गोधन अक्ष, तब भी ये शब्द क्या बनेगा, गवाक्ष ही बनेगा, गोधन अक्ष। लेकिन ये क्या होगा, आयादी संधि का अपवाद होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दीर्घ हो जा रहा है, जबकि यहाँ कुछ ऐसा दीर्घ वाला है नहीं, ये छोटा ओ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो आओ का विकार होता है, हमने ये देखा था। ओ के बाद यदि अन्य स्वर है तो ओ का विकार होता है, लेकिन यहाँ हुआ दीर्घ हो जा रहा है। इसीलिए अगर आपको ऑप्शन में दीर्घ स्वर संधि या ऐसा विच्छेद नहीं मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे और ये अयादी संधि लगाएंगे, अयादी संधि का अपवाद है ये। ठीक है, गवधन इंद्र, यहाँ क्या आ रहा, आ रहा, यहाँ क्या ई आ रही, आ और ई मिलके क्या बन जाएंगे, ए, शब्द क्या बनेगा, गवेंद्र। गवेंद्र बन गया। ये किस संधि, आ और ई मिलके ए का विकार किस संधि में होता है, गुण स्वर संधि में। ठीक है, तो ये शब्द किसका है, गुण स्वर संधि का। इसका एक विच्छेद ये भी होता है गोधनिंद्र, ये भी गवेंद्र ही बनेगा, गोधनिंद्र। अगर ऐसा विच्छेद दिया रहता गोधनिंद्र तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अयादी का अपवाद है, अयादी संधि का अपवाद कहलाएगा अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही संधि विच्छेद आपको पूछता है तो इसका ये होगा और इसका ये होगा। ये गुण स्वर संधि का शब्द है गवेंद्र, और गवाक्ष जो है वो दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। गवाक्ष का अर्थ क्या होता है, खिड़की होता है, खिड़की। और गवेंद्र का क्या होता है, बैल। ठीक है, अब स्वधन ईरिणी, यहाँ क्या है, आ है और ई है, आ और ई मिलके ए का विकार लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये ऐसा दीर्घ स्वर संधि का शब्द नहीं, वृद्धि स्वर संधि का शब्द बन जाता है। तो ये भी क्या है, गुण स्वर संधि का अपवाद है। आ के बाद ई आए तो ए का विकार लेता है, यही हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि में। तो ये ए का विकार न लेके यहाँ क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो इसीलिए शब्द पूछे तो आप क्या बताएंगे, अगर शब्द पूछेगा तो ये किसका शब्द बन, इसको आप ये बताएंगे कि अपवाद है किसका, गुण स्वर संधि का, गुण संधि का अपवाद है। अगर शब्द ही पूछ ले किस संधि का शब्द है तो भी अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो यही बताएंगे, नहीं तो फिर वृद्धि बताएंगे। ठीक है, वैसे ये गुण स्वर संधि है, उसी का क्या है, अपवाद है। ये ऊपर के जितने भी शब्द अभी तक हमने देखे वो अपवाद वाले थे। अब यहाँ से क्या है, सामान्य शब्द है। भूधन ऊर्ध, यहाँ के क्या है, ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो दोनों तरफ अगर ऊ है तो क्या हो जाएगा, ये शब्द क्या बनेगा, भूर्ध। अब ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो रहे हैं, मतलब ये किस संधि का शब्द है, दीर्घ संधि का शब्द है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का। यहाँ भी आ रहा, चर धन अचर में यहाँ आ रहा, यहाँ भी आ रहा, तो ये दोनों आ मिलके क्या दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। शब्द क्या बनेगा, चराचर, ये भी दीर्घ संधि का शब्द है। ठीक है, तो आप ऐसे पहचानेंगे दोनों शब्द का, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, और फिर विकार देखेंगे। यहाँ देखिए अधिधन इन, आ और ई मिल रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा, आ, और यहाँ क्या है, आ नहीं, ई। यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो दोनों ई मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे।
तो ये क्या शब्द बन जाएगा, अधीन, ये दीर्घ हो गया। ठीक है, दीर्घ संधि का शब्द है ये भी। वीर धन अंगना, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, शब्द क्या बनेगा, वीरांगना, ये भी दीर्घ संधि का शब्द है। ठीक है, क्षिति धनीश, यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, तो शब्द क्या बन जाएगा, क्षितीश, क्षितीश अर्थात राजा। दो, ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया है। तो ये सभी शब्द क्या थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ से जो हमने देखा है भूर्ध से लेकर यहाँ तक दीर्घ संधि के शब्द थे, सारे दीर्घ स्वर संधि के। अब इधर देख लेते हैं, ऋषि का धन ईस, यहाँ क्या आ रहा, आ रहा, और यहाँ क्या आ रहा, ई। अब हमने क्या देखा था, आ और ई मिलके ए का विकार लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋषिकेश। अब ए का विकार किस में होता है, गुण संधि में, तो ये गुण संधि का शब्द है। यहाँ पे गुडाका धन ईश, आ गया यहाँ और ई आ गया, यहाँ भी शब्द क्या बनेगा, गुडाकेश, ये भी क्या है, गुण संधि का शब्द है। गुडाकेश का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव। गुडाका का अर्थ होता है, अगर सिर्फ गुडाका पूछे तो नींद का स्वामी, गुडाका शब्द का अर्थ होता है नींद का स्वामी। नवधन ऊढ़ा, यहाँ आ गया, यहाँ ऊ, और ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ, शब्द क्या बनेगा, नवोढ़ा। नवविवाहित स्त्री जो होती है उसको नवोढ़ा कहते हैं, नवोढ़ा। तो नवोढ़ा शब्द बनेगा, ये भी किसका है, गुण संधि का, क्योंकि उसमें ए, ओ और अर का विकार होता है। गंगाधन उदक, आ और ऊ मिलके किसका विकार लेंगे, ओ का, शब्द क्या बनेगा, गंगोदक, अर्थात गंगा का जल, जल होता है, जल है पानी, उदक का अर्थ होता है, उदक शब्द का अर्थ है। गंगाधन ऊर्मी, आ गया, ऊ आ गया, ओ का विकार लेगा, शब्द क्या बनेगा, गंगोर्मी। ठीक है, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, तो गंगा की लहर जो होगी उसको क्या बोलेंगे, गंगोर्मी। कण्वधन ऋषि, शब्द है कण्वधन ऋषि, यहाँ क्या आ गया, री आ गया, आ के बाद अगर री आए तो किसका विकार होता है, अर का विकार होता है। हमने किस में पढ़ा था, गुण स्वर संधि में। ये शब्द भी दोनों गुण स्वर संधि के हैं, तो क्या बनेगा, कर्णवर्षी, ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, अर का विकार लिया जो कि यहाँ पे लग गया, कर्णवर्षी। शुभधन ऐसी, अब आ के बाद ए आए तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, शब्द क्या बनेगा, शुभैषी। ठीक है, जलधन ओक, आ के बाद ओ आए तो भी वृद्धि संधि होती है, शब्द क्या बनेगा, जलोक। अगर आपने संधि के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी ये सब आपको समझ में आएंगे। फिर ये जलोक बन गया, वृद्धि संधि के शब्द है। अधिधन आपक, ई आ गया और क्या आ गया, आ गया। अब ई के बाद यदि अन्य स्वर आता है तो कौन सी संधि का ये शब्द होता है, यण संधि का। किसका विकार लेता है, या का, शब्द क्या बनेगा, अध्यापक। हमने यण संधि में देखा था, यण संधि का शब्द है ये, यण स्वर संधि का देखा था। क्या देखा था कि ई के बाद यदि या आ आए या भिन्न स्वर आए तो किसका विकार लेता है, आ, या का। और ये जो रहता है ये आधा होके लग जाता है, तो ये आधा होके इसमें लग गया। ठीक है, स्त्री धन उचित, शब्द क्या है, स्त्री धन उचित, तो ये भी क्या, ई आ गया, ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये कौन सी संधि का शब्द होगा, यण संधि का शब्द होगा। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके विकार किसका लेंगे, या का। फिर यहाँ ऊ है तो ऊ की मात्रा भी लग जाएगी, ये आधा होके इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो शब्द कैसा बन जाएगा, ऐसा शब्द बनेगा, स्त्री उचित। आधा सा फिर आधा त्रा, या में ऊ की मात्रा लगेगी क्योंकि ये है, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नारी धन उचित, ये भी यण संधि का शब्द है। नारी धन उचित क्या हो जाएगा, ये ऊ है तो ऊ लगेगा यहाँ, राग आधा होकर ऊपर लग जाएगा, नारी उचित शब्द बनेगा, नारी उचित। ये भी यण संधि का शब्द है। ई के बाद यदि आए तो भी या का विकार लेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके किसका विकार लेंगे, या का। ये आधा होकर इसमें लग जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, त्रयाक्षर। त्रिधन अक्षर क्या बन गया, त्रयाक्षर। ठीक है, तो हम ऐसे संधि को पहचानेंगे। अगर आपने संधि के सभी क्लास ले ली होगी, सभी वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको संधि पहचानने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने संधि समाप्त कर ली। और संधि अगर कभी आपसे पूछा जाए कैसे शब्दों में होती है, तो संस्कृत के शब्दों में संधि होती है। ठीक है, तो संधि हमने अच्छे से पढ़ लिया।
अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।